फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस टॉपिक में हम यह जानने की कोशिश करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि गैर लाभकारी संस्था कहा जाता है, अपना रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार करती है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हिंदी में प्राप्ति और भुगतान खाता कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही अगर देखा जाए तो इसका मतलब प्राप्ति मतलब होता है जो भी कैश या बैंक में पैसा आता है वो हुआ, और भुगतान का मतलब होता है जो भी कैश जा रहा है या जो बैंक से पैसा जा रहा है वह हुआ। आइए इस खाते को तैयार करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए उस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करें। पहली बात है, इस पे जो दिया गया है कि यह रोकड़ बही के समतुल्य है। अगर आपने कैश बुक को प्रिपेयर किया होगा लास्ट क्लास में, या आप कैश बुक के बारे में जानते होंगे, तो आप यह जान लीजिए कि एक प्रकार से जो रिसीट्स ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो रिप्लिका है। वो कैश बुक की समरी होती है। जिस प्रकार से कैश बुक में एंट्री होती है, लेखा होता है, वैसे ही यहाँ पर लेखा किया जाएगा। दूसरा बिंदु है कि इस खाते में रोकड़ का आना, जिसको कि आप कैश इनफ्लो कहते हैं, तथा रोकड़ का जाना जिसे कैश आउटफ्लो कहा जाता है, लिखा जाता है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का जो आशय है वो किसी भी प्रकार का कैश होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे मैं NPO के नाम से बोलूँगा, एब्रीवेट करके संक्षेप में NPO के नाम से बोलूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं कह रहा हूँ कि NPO क्या करता है कि चाहे उसे कैपिटल रिसीट्स हो, चाहे वो कैपिटल पेमेंट्स करता हो, चाहे उसे रेवेन्यू रिसीट्स हो, और चाहे उसे रेवेन्यू पेमेंट्स करना हो, उन सभी का एंट्री अपने प्राप्ति और भुगतान खाते में करता है। अब रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एक उसका ओवरव्यू देता हूँ कि जब कोई एसेट से रिलेटेड हमारे रिसीट्स होती है, पेमेंट्स होता है, जो हमारे NPO में बना रहेगा, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आपने कोई मशीन खरीद लिया, टाइपराइटर खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, या कोई लैंड परचेज कर लिया, तो जो आपके NPO में रहेगा वो काफ़ी साल तक उसमें बना रहेगा। तो ऐसे सभी प्रकार के संपत्तियों पर किए गए खर्च को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जो कैपिटल पेमेंट है, वैसे अगर कोई संपत्ति आप बेच देते हैं तो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। रेवेन्यू का मतलब होता है जैसे आपने सैलरी पे किया, आपने कहीं से इंटरेस्ट जनरेट किया, कहीं से इनकम लिया, आपको अगर मेंबर्स जो होते हैं वो आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, जिसको अंशदान कहा जाता है, तो वो सब्सक्रिप्शन भी इस NPO की इनकम होती है, तो वो भी रिकॉर्ड करेगा रिसीट हुआ। तो अगर मान लीजिए ये रेंट पे करता है तो रेंट की भी एंट्री करेगा, आउटफ्लो के रूप में, कैश के जाने के रूप में करेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कैश का आना और कैश का जाना। अब मैं यहाँ कैश कह रहा हूँ तो कैश में बैंक इंक्लूड रखिएगा। क्यों? क्योंकि कैश होता है लिक्विड और बैंक भी लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है, जिससे हम तुरंत कुछ सेल परचेज कर लें, जिससे हम कुछ तुरंत एक्सचेंज कर लें। अगर मेरे पास कैश है तो आप फ्रीली कहीं जा कर के कुछ भी बाई कर सकते हैं, और कैश के एक्सचेंज में आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर बैंक बैलेंस आपके पास है तो भी आप कहीं पे जाकर कुछ बाई कर सकते हैं, और उसमें आप कहीं से पैसा इनफ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात हम लोग देखें कि इसमें मैंने पहले बता दिया कि इसमें पूंजीगत प्राप्ति होती है, इसमें रेवेन्यू प्राप्तियां होती हैं, इसमें कैपिटल पेमेंट होता है, रेवेन्यू पेमेंट होता है। कैपिटल रेवेन्यू को मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया है कि अगर कोई एसेट से रिलेटेड कोई रिसिप्ट्स हो रहा है, यानी बेचेंगे तो रिसिप्ट्स होगा, और कोई एसेट परचेज करेंगे तो ये पेमेंट होता है, इसका इसमें एंट्री होता है। रेवेन्यू के बारे में मैंने बता दिया कि सैलरी है, रेंट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, इसका पेमेंट इसमें चला जाएगा।
वैसे ही कोई इनकम होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ, डोनेशन हुआ, मेंबरशिप फीस हुआ, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हुआ, ये सब क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। ठीक है फ्रेंड। पॉइंट 4 में है रोकड़ व बैंक दोनों का सौदा लिखा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको फ्रेंड। इसमें देखिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि प्राप्ति व भुगतान का संबंध समय के साथ नहीं जोड़ा जाता है। अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझा दूं ताकि आपको इसमें क्लैरिटी आ जाए फ्रेंड। जैसे देखिए ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका, जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर जो है मैं बीता ले रहा हूँ 2022-2023। आप 2022 और 23 का एक रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो अभी जो पॉइंट देखा गया है कि रिसीप्ट और पेमेंट का हम लिंक टाइम से नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है, जैसे रिसीट और पेमेंट का एक फॉर्मेट है, मैं टी शेप बना दे रहा हूँ। इस साइड में हम रिसीट लिखते हैं, इस साइड में हम पेमेंट लिखते हैं। अब सपोज करिए कि इस एनपीओ को, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रिसीप्ट्स होता है। जैसे मैं कहूँ ये सब्सक्रिप्शन है, जो इसके मेंबर्स इसको पे करते हैं, एनुअली पे करें, मंथली पे करें, जैसा टर्म्स हो। ये मान लीजिए कि ये 2015 और 16 का सब्सक्रिप्शन मिला इसको, अमाउंटिंग टू ₹20,000। तो क्या ये लिखेगा इसमें? तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि इसका तो नेचर ही है, ये सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेगा, कैश और बैंक। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कब का है, भविष्य का है या बीते हुए समय का पैसा है, कोई डिस्टिंग्विश ये नहीं करता है, क्योंकि इसको कैश का बैलेंस शो करना होता है कि ये कैश अकाउंट हमारे पास इस समय कितना शो कर रहा है, जिस फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूं कि इसमें रिसीट में ईयर या पीरियड का कोई मतलब नहीं होता है, कैश आना चाहिए, चाहे बैंक में आवे, चाहे आपके अकाउंट यानी आपके बिजनेस में आ रहा हो। बिजनेस वर्ड सही नहीं है, आपके एनपीओ में अगर आ रहा हो। ठीक है। वैसे पेमेंट देख लीजिए, अगर मान लीजिए सैलरी है, सैलरी ये 2022-23 है, लेकिन ये सैलरी मान लीजिए ये हो जाए 2018 और 19 का 5,000 पेमेंट किया, तो क्या ये पेमेंट रिसीट पेमेंट अकाउंट में जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि इसका संबंध समय से हमको नहीं देखना है कि किस ईयर से रिलेटेड है। वो तो इनकम एक्सपेंडिचर देखेगा जब हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे वहाँ पर। अभी तो हमको देखना है कि कैश कितना आया, कैश कितना गया। कैश मीन्स बैंक के साथ, बैंक में कितना आया और बैंक के पास कितना गया। वैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर एक बिल्डिंग आपने परचेज किया, बिल्डिंग आपने परचेज किया तो बिल्डिंग तो कैपिटल हुआ। परचेज किया था 2011 और 12 में, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, लेकिन उसका पेमेंट आपने कर दिया 22-23 में। पेमेंट किया कितना? 25 लाख रुपए कर दिया आपने। तो क्या इसकी एंट्री होगी? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि मैंने कहा कि रिसीट और पेमेंट केवल फोकस करता है एक पॉइंट पे, कैश का इनफ्लो यानी कैश का आना, कैश का आउटफ्लो यानी कैश का जाना। टाइम से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है आपको भी। क्यों? क्योंकि इससे आपका कैश बैलेंस टैली नहीं करेगा कि अगर आपने 10 रुपया खर्चा किया, किस लिए किया, कब के लिए किया, मतलब नहीं। तो आपको तो कैश का बैलेंस ने बताना है कि हाँ कितना बच गया। तो बैलेंस तभी आप बता पाएंगे जबकि उस खर्च को या उस रिसिप्ट को आप अपने अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड, होप सो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग फ्रेंड। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो तुलन पत्र हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका एक और नाम है आर्थिक चिट्ठा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि इसी रिसीट और पेमेंट अकाउंट के बेस पर ही हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करते हैं फ्रेंड, और इसी के बेस पे बैलेंस शीट तैयार किया जाता है।
होप सो मैंने जो समझाया आपको कि ये रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का क्या फ़ीचर है, ये कैसे फंक्शन करता है और इसमें कैसे एंट्री करते हैं और कौन से अमाउंट की एंट्री करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, मैंने इसकी जानकारी देने की इसमें कोशिश किया। फ्रेंड्स, अगर ये कॉन्सेप्ट रिसीट पेमेंट के बारे में आपको क्लियर हुआ हो या आपको पहले जो जानकारी रही उसमें आपको और मजबूती मिला हो तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राम राम फ्रेंड्स।